वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून और वेरी गुड इवनिंग। तो आज का जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। पिछली वीडियो में हमने देखा कि मुगल एम्पायर शुरुआत कहाँ से हुई और कौन कौन उसके मुख्य शासक रहे। तो आज के टॉपिक में उनका पतन देखेंगे। हमें पता है कि औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। तो हम देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ था कि औरंगजेब के बाद जो पतन है मुगलों का वो शुरू हो गया। तो सबसे पहला इसमें जो कारण हम डिस्कस करते हैं वो है औरंगजेब रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि औरंगजेब के अपने कर्तव्य। औरंगजेब के पास इतना बड़ा साम्राज्य था, अगर वो उसे अच्छे से चलाता तो शायद मुगलों का पतन नहीं होता। पर जैसे कि औरंगजेब के पुराने जो रूलर्स हैं, यानी कि इसके जो पूर्वज थे, वो हिंदू समाज के लिए धार्मिक विरोध नहीं रखते थे, यानी कि मिलजुल कर रहा करते थे। उसके सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो अकबर आपको मिलता है, जो सारे धर्मों के लिए सेकुलर था। औरंगजेब क्योंकि एक कट्टर मुस्लिम था और जिसकी जो नीतियां थी, जो हम डिफाइन करेंगे सोशो रिलीजियस पॉलिसीज, यानी कि सामाजिक धार्मिक नीतियां जो टोटल ही ऑप्रेसिव थी, यानी कि कट्टर थी, और जिसके कारण हिंदू समाज जो है या बाकी विभिन्न लोग जो हैं वो मुगल साम्राज्य के विरुद्ध हो गए। इसमें हम देखते हैं जैसे कि जजिया कर का दोबारा लगाना, और जजिया कर जो दोबारा लगाया गया है औरंगजेब द्वारा, उसका समय है 1679। अब जिसके कारण जितने भी हिंदू रूलर्स थे वो मौका ढूंढ रहे थे कि कब हम इनके विरुद्ध जाएं, और वो न्योता जो है वो औरंगजेब ने दे दिया। अगले कारण की अगर हम बात करें जो औरंगजेब की रिस्पॉन्सिबिलिटी में ही आता है, वो है उसका वॉर पॉलिसीज, यानी कि युद्ध नीतियां। औरंगजेब से पिछले जो पूर्वज रहे, अकबर से लेके, तो उनका साम्राज्य में अगर मैं इसको हल्का सा ड्रॉ करूं तो साउथ इंडिया के दो साम्राज्य ऐसे थे जो बीजापुर और गोलकुंडा के नाम से जाने जाते थे। ये टोटल मुस्लिम प्रदेश ही हैं, पर ये सिया मुस्लिम प्रदेश हैं, जहां पे अभी तक जो मुगल साम्राज्य है उन पे अधिकार नहीं कर पाया, और औरंगजेब ने इनको जीतने का प्रण बना लिया, और ये इसकी गलती रही और वो ऐसा नहीं कर पाया, जिसके कारण बहुत सा धन जो है वो उसका नुकसान होता है और मुगल साम्राज्य अपने पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। अगला कारण अगर हम देखें तो वो है वीक सक्सेसर्स, यानी कि औरंगजेब के बाद जो भी रूलर्स आए वो इतने एफिशिएंट रूलर्स नहीं थे। अगर हम बात करें जैसे कि औरंगजेब के बाद बहादुर शाह वन आए, तो बहादुर शाह वन जो हैं उन्हें शाह बेखबर के नाम से बुलाया जाता था। मैं लिख भी देता हूं, सेकेंड। तो वीक सक्सेसर होने का प्रमाण कि जो चैलेंजेस अकबर के बाद छूट गए हैं वो पूरे नहीं कर पाए। जैसे कि हमारे पास बहादुर शाह वन आए, तो उन्हें क्या बुलाया जाता था? उन्हें बुलाया जाता था शाह ए बेखबर, यानी कि हेडलेस किंग। बहादुर शाह वन के बाद जहांगीर शाह आए, जिन्हें की पूरी तरह से मूर्ख बताया जाता है, टोटली फूल किंग। उसके बाद जो आए फारूक सियार, वो डरपोक राजा के नाम से जाने गए, और मोहम्मद शाह रंगीला इसके बाद आए, जिन्हें वैसे ही मोहम्मद शाह उनका असली नाम था, जिन्हें वैसे ही रंगीला का टाइटल दिया गया। इसके बाद भी जो आए वो सारे के सारे एफिशिएंट रूलर सिद्ध नहीं हुए। अगर एफिशिएंट रूलर ही सिद्ध होते तब भी शायद मुगलों का जो पतन है वो इतनी जल्दी नहीं होता, या वो एक सत्ता कायम रखते। अगला कारण हम देखते हैं वो है डीजनरेशन ऑफ मुगल नोबिलिटी,
यानी कि मुगल साम्राज्य के अंदर जो उनके सलाहकार या उनका मंत्रिमंडल था वो भी धीरे धीरे टूट रहा था। जितने भी मुगल दरबार में, मुगल कोर्ट में जितने भी मंत्रिमंडल का जो समूह था वो सारे के सारे करप्ट हो चुके थे। तो करप्शन इसका मेन कारण माना जाता है। थोड़े से पैसों के लालच में कोई भी वो फेवर करने को तैयार हो जाते थे, और ऐसा इसलिए था क्योंकि मुगल दरबार बहुत ही लग्जरियस दरबार रहे हैं। तो अकबर के बाद धीरे धीरे जो मंत्रिमंडल है वो अपने ऐशो आराम में व्यस्त हो चुके थे, और उनका जो कर्तव्य था दरबार के प्रति वो निभाना भूल गए। ये कारण रहे। अगला अगर हम कारण देखें तो वो है कोर्ट फ्रैक्शंस, यानी कि जो मुगल दरबार है वो भी टूट गया। कैसे टूटा कि मुगल दरबार में, मुगलों का जो दरबार है उसमें जो पद दिए जाते थे, आपको पता है मनसबदारी की प्रथा जो है वो शुरू की गई थी और अकबर द्वारा इस प्रथा का आरंभ किया गया था। तो मुगल दरबार में मुख्य जो होल्डर थे, मनसबदार थे, वो तुरानी ग्रुप रहा। तो धीरे धीरे इसमें हिंदुओं का आगमन भी हुआ है और हिंदुओं का भी एक समूह बन गया। औरंगजेब के बाद जो भी रूलर आए, इस पे दरबार के अंदर फूट पड़ना शुरू हो गई। जो तुरानी ग्रुप था वो अलग हो गया, और कुछ ग्रुप जिनको हिंदुओं की सपोर्ट मिली, जैसे कि जो सैयद ब्रदर्स रहे हैं उस समय के, उनको हिंदुओं की सपोर्ट थी। और वो दोनों ग्रुप यानी कि तुरानी ग्रुप और ये जो दूसरा ग्रुप है, ये दोनों आपस में राजा के एक दूसरे के विरुद्ध कान भरते थे, जिसके कारण जो मुगल दरबार है वो टूट गया। तो आगे के जो कारण हैं वो है डिफेक्टिव लॉ ऑफ सक्सेशन, यानी कि औरंगजेब के बाद जो भी उत्तराधिकारी आए वो अच्छे तरीके से नहीं बने। जैसे कि बहादुर शाह वन के बाद जहांगीर शाह अच्छे से नहीं बने। इसका मतलब है कि जो भी उसके उत्तराधिकारी थे सब ऐसा मानते थे एक दूसरे की, मैं अच्छा हूं, और आपस में गद्दी के लिए लड़ते थे। तो जिस कारण वो राजनीति अच्छे से नहीं चला पाए। और इसका जो उदाहरण है वो हमें देखने को मिलता है कि बहादुर शाह वन की मृत्यु के बाद जुल्फिकार वन जो कि आपका किंग मेकर बना, और उसके बाद सैयद ब्रदर्स में किंग मेकर की उपाधि ली गई। तो इतिहास के जो किंग मेकर्स हैं वो सैयद ब्रदर्स ही कहे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप उनके नाम भी लिख सकते हैं। उनके नाम है सैयद अब्दुल्ला खान और सैयद हुसैन अली। ये दोनों को किंग मेकर्स ऑफ द हिस्ट्री कहा जाता है। तो धीरे धीरे इसके बाद जो अगला कारण जो हम देखने को मिलता है वो है मिलिट्री वीकनेस। मुगलों के समय पे जब लेटर मुगल्स चल रहे थे तो उस समय पे दो महत्वपूर्ण आक्रमण किए जाते हैं अफगानों द्वारा। तो पहला जो आक्रमण किया जाता है वो किया जाता है नादिर शाह द्वारा 1739 में, और दूसरा आक्रमण किया जाता है अब्दाली द्वारा, अहमद शाह अब्दाली द्वारा 18वीं शताब्दी के करीब करीब। तो जिसके कारण क्या है, मिलिट्री वीकनेस जो है वो शो हो गई। इनका जो सैन्य स्ट्रक्चर था वो इतना वीक था कि इन आक्रमणों को डिफेंड नहीं कर पाए। अगला कारण अगर हम देखें तो वो है राइजिंग ऑफ मराठास, यानी कि मराठाओं की बढ़ती हुई ताकत। मराठाओं ने जितना भी दक्षिण वाला भारत का जो क्षेत्र है उस पर अपना अधिकार जमा लिया था, और जब अहमद शाह अब्दाली का अटैक हुआ है तब मराठाओं ने ही मुगलों को सहायता और प्रोटेक्शन दी है। अगला कारण है बैंकरप्सी, यानी कि ये खाली हो चुके थे, कंगाल हो चुके थे पूरी तरह से। इसका उदाहरण जैसे कि औरंगजेब ने दक्षिण में जो अपने विजय पथ या विजय प्लान को बनाया है तो उसमें इतना सारा धन खत्म हो गया कि आगे आने वाले जो राजा थे उनके पास कुछ नहीं बचा, बिल्कुल ही जीरो। तो उसके बाद जो चला है वो जागीर क्राइसिस यहाँ पे देखने को हमें मिलते हैं। जागीर क्राइसिस का मतलब कि जो जागीर मतलब एक भूमि जो मनसबदारों को दी जाती थी,
ताकि वो मनसबदारों के नीचे जो है वो सैनिक हुआ करते थे, ताकि वो उनका पोषण और अपनी सैलरी निकाली जाए। दो तरीके से, या तो नकदी दी जाती थी या जागीर दी जाती थी। तो धीरे धीरे मुगल्स में ये जागीर यानी कि जो जमीन थी उसका अभाव पड़ रहा था और रेवेन्यू अच्छे से जनरेट नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण मुगल साम्राज्य जो है वो बट गया। तो ये कारण थे जिसके कारण मुगल साम्राज्य जो है पूरी तरह से टूट भी गया और उसका अंततः पतन हो गया। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू।